हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे, अपने सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कमलेश रेड्डी आपका फ्री मेंटर अगेन आपसे रूबरू होने के लिए आ गया हूं। तो आज आपका क्या खास रहने वाला है सर, क्यों हम रूबरू हो रहे हैं। तो बेटा यहां पर डेम्स फैमिली आपके लिए एक शॉर्ट सेशन वाले वीडियो स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम एक टॉपिक जो रहेगा उसको कवर करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स में। तो चलो टाइम को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और आज जो आपका टॉपिक मैं समराइज कर रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और आप बड़े प्यार से इसको क्या कह देते हैं बेटा, ईसीटी। सर यहां से क्या क्या खास बात जो ध्यान में रखनी है, तो पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दैट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपके लिए खास बात यह रहेगी कि पहले तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ये एग्जाम्पल रहने वाला है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल और सोमेटिक थेरेपी। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा फिजिकल और सोमेटिक थेरेपी के नाम से। दूसरा पॉइंट बनेगा कि ये किसने इन्वेंट किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने कहना है इन्वेंटेड बाय यूगो सरलेटी, यूगो सरलेटी एंड ल्यूसियो बिनी। ये दो प्राणी थे, इन्होंने मिलकर ऐसा कारनामा किया था और इन्हीं को मिलकर कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट रहे। सर यहां पर आपने कहा यूगो सरलेटी एंड ल्यूशियो बिनी, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि सर डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में आपने कहना है कि सर एक पर्सन को करंट लगाने की वजह से क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, टॉनिक क्लॉनिक फेज देखने को मिलती है। तो आपने कहना है बेटा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ग्रैंड माल सीजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन through electrodes that are applied on, कहां पर लगते हैं, तो आपने कहना बेस्ट आंसर विल बी टेम्पोरल लोब। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कौन सी लोब पर जो है इलेक्ट्रोड से अप्लाई किए जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर आपने कह के चलना टेम्पोरल लोब। तीसरा क्वेश्चन बनता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या बोला बेटा आपने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सर काम तो बहुत है, पर पहली चीज तो ये कि एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है, तो अननोन बोल दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको कह के चलना है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सा क्या है, तो इंक्रीज ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसकी वजह से मरीज में इंप्रूवमेंट आता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल भी बढ़ने लगता है, न्यूरोजेनेसिस भी होने लगता है, जैसे कि हिपोकैम्पस एरिया। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट आपका होता है बेटा इंडिकेशन, कहां पर ये करंट लगाते हैं। और इंडिकेशन की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान देना है कि सर क्लियरेस्ट इंडिकेशन बताओ जहां पर आंख मूंद के आपको आंसर करना है, और दैट इज सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन। ये आपका क्लियरेस्ट इंडिकेशन है, बेस्ट आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इसके अलावा और कहां पर यूज कर सकते हैं, अदर में आपने कहना है कि सर जैसे अक्यूट मेनिया वाले मरीज में यूज किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट आपने कहना है कि सर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज में भी इसे दिया जाता है। बाकी इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ऑफ ऑन फिनोमेनन ऑफ पार्किंसन डिजीज, यहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। द बेस्ट आंसर विल बी सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन। दो और पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं यहां पर लिख के चल रहा हूं। इंडिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि व्हाट विल बी द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। कौन सी सिचुएशन सिनेरियो में ईसीटी को नहीं दिया जाता, करंट नहीं दिया जाता, तो बेटा आंसर करके चलना कि यहां पर दो बन सकते हैं। एक बनता है बेटा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और एक होता है बेटा आपका रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
एक वो जहां पर करंट दे ही नहीं सकते और दूसरा वो जहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। सर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपने अगर बेस्ट आंसर करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग पूछे तो आंसर कह रहा है नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और ये ऑप्शन में नहीं है तो इंक्रीज्ड आईसीपी आंसर करके चलना। बाकी रिलेटिव में आपने कहा होगा कि रिसेंट अटैक ऑफ एमआई आप कह सकते हो। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सर पेस मेकर किसी को लगाया गया है, सर इम्प्लांट लगाया गया है, या फिर आप कह सकते हो जैसे कि सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रैक्चर है, प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज है, लाइक दैट। तो ये हुआ आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है बेटा आपका टेक्निक से रिलेटेड, कि टेक्निक ऑफ ईसीटी को कौन से तरीके से लगाया जाता है। तो सर ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको आंसर करना होता है कि दो टेक्निक होती है, कौन कौन सी। सर पहली टेक्निक जिसको कहा जाता है बेटा डायरेक्ट ईसीटी, और डायरेक्ट ईसीटी में आप मसल रिलैक्सेंट एनेस्थेटिक एजेंट यूज नहीं करते। और सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा मॉडिफाइड ईसीटी, और यही आपका मोस्ट कॉमन पैटर्न टेक्निक बनने वाला है। तो सर यहां पर खास बात क्या है कि सर यहां पर तो आप अगर ड्रग की बात करेंगे तो ओनली एट्रोपिन सल्फेट ही दी जाती है, यानी आप एक तरह से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ही देते हो। बाकी यहां पर आपको एट्रोपिन के साथ साथ आप देते हो बेटा इस मरीज में मसल रिलैक्सेंट, और मसल रिलैक्सेंट के अलावा आपने सुना होगा कि दिया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये आप याद करके चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि डायरेक्ट ईसीटी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताओ। तो पहला आंसर बन सकता है कि बेटा इसकी मैंडिबल डिसलोकेशन हो जाए, और मैंडिबल डिसलोकेशन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपने कहना होता है बेटा फ्रैक्चर, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट नहीं है। वहीं पर आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर पूछा जाता है इनडायरेक्ट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है, दैट इज एमनेशिया। दैट इज एमनेशिया, या कहा जाता है बेटा रिट्रोग्रेड एमनेसिया। तो यहां से ये दो चीजें आपको याद करके चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनेगा सीक्वेंस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कि सर दवाइयां कौन सी सीक्वेंस से दी जाती है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सर सबसे पहले दिया जाता है एंटीकोलिनर्जिक। अरे कौन सी दवाइयां दी जाएगी, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दिए जाएंगे, और एंटीकोलिनर्जिक के बाद में दिए जाते हैं बेटा एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा, और थर्ड आपने कहना होता है बेटा कि इस मरीज में दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट। अरे क्या दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाएगा। एनेस्थेटिक एजेंट और मसल रिलैक्सेंट इनके नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने एंटीकोलिनर्जिक कहा तो आप याद करना एट्रोपिन जो सिक्रीशन कम करेगा, ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करेगा। एनेस्थेटिक एजेंट में आजकल आपका मीतो एक्सिटल बेस्ट चॉइस होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मसल रिलैक्सेंट में जनरली ऑप्शन में आपको सक्सिनाइल कॉलिन देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली आप मरीज में क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है जब मरीज को मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। सर मेडिकेशन के सीक्वेंस के अलावा और क्या पॉइंट बनेंगे, और इन सीक्वेंस के पॉइंट जो बन सकते हैं उसी में आप ये कह सकते हो टाइप। यहां पर नंबर कौन सा हो गया बेटा, नंबर आपका 6 के बाद में लिखिएगा 7, और 7 में लिखिएगा टाइप्स ऑफ ईसीटी, और टाइप में आप दो नाम लिख सकते हो, कौन कौन से बेटा। एक साइड अगर इलेक्ट्रोड लगाया गया तो यूनिलेटरल ईसीटी, और अगर दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दें तो आप कह देते हो बेटा बाइलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल और बाइलेटरल में मोस्ट कॉमन कौन सी है, बाइलेटरल है। और यूनिलेटरल में भी कौन सा पैटर्न बनता है बेटा, राइट यूनिलेटरल ईसीटी अगर होगी तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको कहते हैं बेटा डी इलिया प्लेसमेंट। अरे क्या बोला जाता है बेटा, डी इलिया प्लेसमेंट। और बाइलेटरल में दो नाम हो सकते हैं, कौन सा बेटा, एक तो होता है आपका बाईफ्रंटल, एक होता है बाईफ्रंटल, और एक होता है बाईफ्रंटो टेम्पोरल, यानी फ्रंटल लोब और एक तरफ आ गया आपका फ्रंटल और टेम्पोरल लोब दोनों का इन्वॉल्वमेंट। और यहां पर बाईफ्रंटल जो होता है इसको नाम दिया जाता है बेटा लेटेमेंडिया। क्या नाम दिया गया बेटा, लेटेमेंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा नंबर जो भी आपका सीक्वेंस रहे 7 फिर 8 जो भी रहेगा आपका वो आप देख लेना। और यहां पर आपने कहा बेटा अमाउंट ऑफ करंट क्या रहता है, और अमाउंट ऑफ करंट में आपने कहना है अगर वोल्टेज में पूछे तो वोल्टेज में बेस्ट आंसर होगा सर एवरेज के अकॉर्डिंग 110 वोल्ट्स,
और अगर वहां पर मिली एम्पियर में पूछे तो ऑन एवरेज आंसर निकलता है बेटा 800 मिली एम्पियर। वहीं पर नेक्स्ट आपने कहना है कि सर ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ करंट कितने टाइम पर इसको लगा के छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि करंट लगाते ही रख देंगे उसको जब तक ये ठीक नहीं होता। तो सर आपने रेंज वाइज देखा होगा कि 0.1 टू 1.0 सेकेंड और ऑन एवरेज आपने कहना होता है 0.6 सेकेंड आपका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट आपने बनाना है कि सर कितनी बार देते हैं, फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी में कहा जाता है सर जनरली 6 टू 12 ईसीटी दी जाती है। और वहीं पर अगर पूछे सीवियर डिप्रेशन वाले मरीज में तो सीवियर डिप्रेशन में 6 टू 8 ईसीटी आपको देकर चलना होता है और ये अल्टरनेटिव डेज पे दी जाती है। 2 टू 3 टाइम्स इन्हें वीक दे सकते हैं, 4 ईसीटी से ज्यादा दिया नहीं जाता है। नेक्स्ट आपने कहना होता है कि बेटा अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद में ऑब्जर्वेशन ऑफ सीजर्स किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन ऑफ सीजर्स में आपने कहना है कि सर टॉनिक और क्लॉनिक फेज होती है, उनका ऑब्जर्वेशन आपको करना होता है। नेक्स्ट आपने कहा कि बेटा रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स तो आपने कहा कि सर नर्स जो है वो जरूर यहां पर अपने एफर्ट्स लगाएगी मरीज को बेहतर करने में, उसके असेसमेंट में, उसकी रिकवरी में। तो आपने कहा कि सर प्री प्रोसीजर भी कुछ रोल होते हैं। प्री प्रोसीजर में आपने कहना है कि जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात कर सकते हैं कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है, पेशेंट का बोवेल ब्लैडर इवैक्यूएशन है, कोई मेटेलिक आइटम तो नहीं पहना उसको निकालना है। और फिर दूसरा बनेगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो यहां पर मरीज में जैसे कि आप कह सकते हैं कि टंग बाइट ना हो जाए तो बाइट ब्लॉक आप यूज करने वाले हैं, पोजीशन का ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीजर इज द प्रायोरिटी, मसल रिलैक्सेंट से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा उसको देखना है। और पोस्ट प्रोसीजर आप मरीज में क्या करने वाले हो, ओरिएंटेट करने वाले हो, सिक्रीशंस अगर है तो उनको आपने क्या करना, निकालना होता है। और मरीज जब गैग रिफ्लेक्स आ जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो बेटा, उस सिचुएशन में आप मरीज को कुछ और अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बनता है साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी, और साइड इफेक्ट्स में आपने कहना चलना है कि सर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो करंटली पूछा जाए तो आंसर बनता है एमनेसिया, जहां पर पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी है। और इसमें भी अगर पूछा जाए कि सर टाइप, तो आपके यहां पर 3 बन जाएंगे, लेकिन मुझे बेस्ट आंसर करना होगा तो रिट्रोग्रेड एमनेसिया आपका आंसर होगा। और ये भी होता है टेम्पररी बेसिस पर, ये रिकवरी कर जाता है। इसके अलावा आईओपी बढ़ता है, आईसीपी इस मरीज का बढ़ता है, टेम्पररी बीपी और हार्ट रेट भी इस मरीज की बढ़ती है। इस मरीज में डेथ का भी रिस्क होता है, कितना होता है, 1:10,000 पेशेंट, 10,000 लोगों में से एक मर सकता है, या 1:80,000 ट्रीटमेंट, यानी लगभग आपने कहना है कि 80,000 ईसीटी में एक पर्सन मर जाएगा। और यहां पर इमीडिएटली मैंने आपको हार्ट रेट, बीपी का बता दिया, आईओपी बता दिया और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बता दिया। तो यहां पर एक तरह से हमने ओवरव्यू कर लिया है शॉर्ट एंड कंसाइज व्यू में ईसीटी को। ये जो पॉइंट्स हैं याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।